हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाराष्ट्र का सियासी पारा लगातार इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बीच अब राज्य की दो सहयोगी पार्टियों में भी सियासी घमासान छिड़ चुका है। सीएम फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी और डिप्टी सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना आमने सामने खड़ी है। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। ठाणे सीट को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, मगर लंबे समय से बीजेपी और शिवसेना में बात न बनने के बाद दोनों पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी ने पूरे शहर में कई बैनर लगाते हुए नमो भारत नमो ठाणे का नारा दिया। वहीं बीजेपी के इस कदम से नाराज शिवसेना ने भी अलग से चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी प्रतिष्ठानों, संस्थानों और स्थानीय निकायों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया। यह फैसला बिजली कंपनियों के वित्तीय स्थिरता, 24 घंटे आपूर्ति को तकनीकी वाणिज्य नुकसान कम करने के लिए लिया गया। वित्त विभाग ने सभी विभागों को जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल के साथ मीटर लगाने और बजट का प्रावधान करने का निर्देश दिया। चलिए अगली खबर देखिए, राजकीय आईटीआई कैथल में 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें लगभग 2 दर्जन कंपनियां हजारों विद्यार्थियों को नौकरी के लिए चुनेंगी। जिला नोडल अधिकारी सतिल मछाल ने बताया कि इसमें बाहरी जिलों के विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं। चयनित छात्रों को कंपनियों द्वारा आकर्षक पैकेज दिए जाएंगे। मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं देखिए दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि विदेश नीति भारत की होती है, किसी पार्टी की नहीं। उन्होंने पीएम की हार को देश की हार बताया। शशि थरूर ने पाकिस्तान की बदलती सैन्य रणनीति, हाइपरसोनिक मिसाइलों पर जोर दिया और उसकी आंतरिक कमजोरियों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान रक्षा समझौते और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खतरों से भी आगाह किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत बड़ा तोहफा मिल सकता है। यह आयोग 7वें वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद लागू होगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जिसकी गणना विभिन्न सत्रों के लिए की गई है। छठे वेतन आयोग में 1.92% फिटमेंट फैक्टर के कारण बेसिक सैलरी 1.92% बढ़ा दी गई थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बाद यह बढ़ोतरी 2.57 गुना बढ़ी थी। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विभिन्न विकास परियोजनाओं के तहत 167 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। इसमें सड़कों के सुधार, स्कूल भवनों के निर्माण, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना, घाटों व पुलों के विकास, हेलीपोर्ट निर्माण और मंदिरों के सौंदर्यीकरण जैसी योजनाएं शामिल है। यह धनराशि राज्य के कई जिलों में बुनियादी ढांचे और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, जिससे विकास को गति मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 4 दिवसीय सत्र में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री के आवास शीश महल के रख रखाव पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है, जिस पर भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरेगी। वहीं देखिए दोस्तों, रेलवे 1 जनवरी 2026 से नई समय सारणी लागू करेगा, जिससे गोरखपुर जंक्शन सहित वाराणसी और इज्जत नगर मंडलों की कई यात्री ट्रेनों के आगमन प्रस्थान समय में संशोधन होगा। गोरखपुर से गुजरने वाली लगभग 27 ट्रेनों के समय में 5 से लेकर 10 मिनट का बदलाव संभावित होगा। यह बदलाव परिचालन को सुचारू बनाने, भीड़ कम करने और यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है और इसकी नई सारणी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार की जेडीयू पार्टी ने 2026 तक 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर तक अभियान चलाने की रणनीति बनाई। इस अभियान का उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय के विजन को आम जनता तक पहुंचाना होगा, जिससे पार्टी का आधार मजबूत हो सकेगा। वहीं देखिए दोस्तों, देवघर में सांसद खेल महोत्सव के समापन पर सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और 50 पदक लाने पर 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को 2036 ओलंपिक की तैयारी करने और खेल सामग्री के लिए सीधे संपर्क करने को कहा।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली सरकार ने आशा किरण होम में बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों की देखभाल के लिए 141 चिकित्सा और पैरामेडिकल पदों को मंजूरी दे दी है, जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और नर्स और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा सर्जित ये पद स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे और निवासियों को नियमित देखभाल सुनिश्चित करेंगे। यह कदम रोहिणी स्थित इस सुविधा केंद्र में पिछले कमियों को दूर करने में सहायक होगा। वहीं देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाल ही भारत दौरे में हुए समझौतों ने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दोनों देशों की दृढ़ता को एक बार फिर से साबित कर दिया है। भारत और रूस के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं, जो दशकों से लंबे कालखंड में तमाम बार खरे साबित हुए। यह बात रूस के विदेश मंत्रालय ने 2025 के अंत में जारी वार्षिक बयान में कही। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। वीर बाल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये बच्चे 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से थे। इन साहस, खेल, विज्ञान और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए चुना गया। इनमें क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, ड्रोन हमलों में मदद करने वाले सरवण सिंह और AI सॉफ्टवेयर बनाने वाले अर्नव महर्षि जैसे कई बच्चे शामिल थे। 2 बच्चों को मरणोपरांत भी सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 दिसंबर को हवेली खड़गपुर के अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। DM निखिल धनराज निप्पीकरण ने तैयारियों का जायजा लिया। इस अस्पताल से आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री खड़गपुर झील के सुंदरीकरण और नए बोटिंग चैनल का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन कार्यक्रम की व्यापक तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को एक ऐतिहासिक समझौता बताया, जिससे अधिक नौकरियां, आय और निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। यह डील 22 दिसंबर को हुई थी। हालांकि न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने डेयरी उत्पादों पर टैरिफ कम न होने के कारण इसकी आलोचना की। यह FTA दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा और भारतीय निर्यात के लिए 100% टैरिफ समाप्त करेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आग जालंधर तक पहुंच चुकी है। जालंधर के श्री राम चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें विभिन्न हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग भी उठाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से भी संज्ञान लेने का आग्रह किया। वहीं देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमीन का मालिकाना हक छीनने और अवैध तरीके से निर्माण ढाने के एक मामले में यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने न केवल पीड़ित को न्याय दिया, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी पर 20 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बांग्लादेश धीरे धीरे भारत विरोधी भावना का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने हिंदुओं पर हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाना और सताना बहुत गलत है। वहीं मसूद ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति वाकई चिंताजनक है। बांग्लादेश भारत विरोधी भावना का केंद्र बन चुका है। हमें इस पर प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश में लोग धर्म के आधार पर सताए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में SIR का काम पूरा हो चुका है। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को आएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स अनकलेक्टेबल कैटेगरी में है, यानी प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। यूपी में अभी कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने पहले तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण के मुद्दे पर हुमायूं कबीर ने जुम्मे की नमाज के समय हजारों लोगों की भीड़ जमा की। उन्होंने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने का ऐलान भी किया था और जनता यूनियन पार्टी नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी शुरू की। नई पार्टी के गठन के ऐलान के बाद यह पहला जुम्मे का दिन था, इसलिए हुमायूं कबीर के लिए यह दिन बेहद खास था। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल थे। इस बैठक की सबसे खास बात यह थी कि लंबे समय के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास भागते हुए आते देखा गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए जी राम जी और अरावली पर बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस लगातार है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक में मनरेगा की जगह लाए गए नए बिल और अरावली पहाड़ियों के मुद्दे पर रणनीतिक चर्चा हुई। कांग्रेस इस नए कानून को ग्रामीण अधिकारियों पर हमला बता रही है और इसके खिलाफ जन आंदोलन करने की तैयारी भी कर रही है। वहीं दोस्तों देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि राज्य की कुल जनसंख्या में 40% बांग्लादेशी मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि साल 2027 में होने वाली जनगणना से यह स्पष्ट हो जाएगा। गुवाहाटी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की जनसांख्यिकी को लेकर चुकाने वाला दावा करते हुए कहा कि 2027 की जनगणना से पता चल जाएगा कि असम में रहने वाली कुल आबादी में 40% जनसंख्या बांग्लादेशी मुसलमानों की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, घरेलू बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र यानी BFSI के लिए 2025 वैश्विक निवेश का केंद्र बन चुका है। इस दौरान इस क्षेत्र में कुल 1 करोड़ 35 लाख रुपए का निवेश आया। विदेशी बैंकों, बीमा कंपनियों, निजी इक्विटी फंडों के साथ सरकारी निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीद, नियंत्रण सौदों और पूंजी निवेश के लिए जरिए यह रकम लगाई। वहीं अगली खबर देखिए, लखीसराय में जिला स्थापना के 32 साल बाद शिक्षा विभाग को अपना नया भवन मिलने वाला है। 3 करोड़ की लागत से कबैया थाना के सामने बन रहा 4 मंजिला शिक्षा भवन लगभग पूरा हो चुका है। इसमें DO सहित सभी DPO कार्यालय और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। वर्तमान अलग अलग जगहों पर चल रहे कार्यालय अब एक छत के नीचे एकीकृत होंगे, जिससे कामकाज में तेजी बनेगी और शिक्षा की सहूलियत भी मिलेगी। नए साल में इसका शुभारंभ की उम्मीद है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली पुलिस ने नए साल 2026 के स्वागत के लिए सख्त निर्देश जारी किए। 31 दिसंबर की रात सार्वजनिक स्थलों पर जश्न रात 1 बजे तक ही चलेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के तहत 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। तेज संगीत, सड़क पर शराब पीना, वाहन स्टंट और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां बना रही है। इसमें आधुनिक तकनीकी अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट और सब्जी मार्ट जैसी सुविधाएं शामिल है। 235 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क और अन्य इकाइयां स्थापित होंगी। वेस्टफेड के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है। अब करदाता TPDRP और रिवीजन ऑर्डर के खिलाफ सुधार आवेदन सीधे ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे पहले की जटिल प्रक्रिया अब आसान हो सकती है, तेज और पारदर्शी भी बनेगी। यह करदाताओं के लिए बड़ी राहत है, जिसमें समय बचेगा और फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत कम होगी।